बुरी तरह से टूटे भारतीय शेयर बाजार। 6 जुलाई 2009 के बाद सबसे बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 850 पॉइंट लुढ़का, निफ्टी 250 पॉइंट फिसलकर 8,150 के भी नीचे। कच्चा तेल 5.5 साल के निचले स्तर पर टिका। ब्रेंट $52 के भी नीचे। WTI $48 तक लुढ़का। घरेलू बाजार में भी 3% की भारी गिरावट। बजट से पहले इंडस्ट्री से मिलकर वित्त मंत्री ने सुनी उनकी बजट मांगे। CII ने कहा निवेश बढ़ाने पर होना चाहिए जोर, बचत और खपत बढ़ाने के उपाय करना भी जरूरी। होंडा के बाद अब मारुति और हुंडई ने गाड़ियों के दाम बढ़ाए। एक्साइज ड्यूटी छूट वापस होने से बढ़ाए दाम। 5 दिन की हड़ताल पर गए कोल इंडिया के कर्मचारी। निजी कंपनियों को माइनिंग और कोयला बेचने की छूट मिलने के विरोध में रोका कामकाज। और वर्ल्ड क्लब के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान। 15 खिलाड़ियों में धोनी, धवन, रोहित, कोहली को जगह, युवराज सिंह बाहर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े उससे पहले कुछ और सुनिए। सोलर ऊर्जा पर रेलवे का खास फोकस। अगले 5 सालों में 1000 मेगावाट सोलर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य। 15 से 20 दिन में लागू होगी पॉलिसी। आवास की एक्सक्लूसिव। गांधीनगर में कल से शुरू हो रहा है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में नया ट्विस्ट। जहर से नहीं हुई सुनंदा की मौत। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया हत्या का मामला। सैमसंग ने गैलेक्सी सीरीज का किया और विस्तार। कंपनी ने लॉन्च की गैलेक्सी ए और ई सीरीज। लॉन्च किए 4 नए फोन। आज शो की शुरुआत करेंगे मार्केट के साथ, जिसमें आज हाहाकार मच गया। दलाल स्ट्रीट पूरी तरह से लाल स्ट्रीट में बदल गई। आज बियर ने बुल को जोरदार पटक दी। ग्लोबल मंदी की चिंता में दलाल स्ट्रीट में कोहराम मच गया। क्रूड ने भी आग में घी डालने का काम किया और अच्छे दिनों की उम्मीद एक झटके में स्वाह हो गई। सेंसेक्स 850 पॉइंट टूट गया। निफ्टी भी 250 पॉइंट से ज्यादा लुढ़ककर 8,130 के अहम स्तर के नीचे चला गया। 6 जुलाई 2009 के बाद बाजार की ये सबसे बड़ी गिरावट है। सेंसेक्स भी अपने 100 दिनों के डेली मूविंग एवरेज यानी DMA के नीचे बंद हुआ। एक ही दिन में निवेशकों के करीब 1.5 लाख करोड़ हवा हो गए। पिछले एक महीने की बात करें तो निवेशकों को 3 लाख करोड़ का चूना लग चुका है। अब सवाल ये उठता है कि कहीं ये बुरे दिनों की आहट तो नहीं है। इस भारी भरकम गिरावट की वजह और असर पर चर्चा के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड निश्चल माहेश्वरी और इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड दलजीत सिंह कोहली। साथ ही जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा और हेमंत खई। सबसे पहले आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि इस जोरदार गिरावट के पीछे आखिर वजह क्या है? बेहद तगड़ी पिटाई हुई है इंडियन मार्केट्स में और कई सारे रीजंस एक साथ वे करते हुए आपको नजर आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज पिटाई का रीजन था वो था जिस तरह से कच्चे तेल में हम एक वन साइडेड फॉल देख रहे हैं। यानी कि नाइमेक्स $50 के नीचे यानी कि 5.5 साल के लोज पे कामकाज कर रहा है। और अब वो बड़ा सवाल उठा रहा है ग्लोबल ग्रोथ को लेकर, ग्लोबल हालात को लेकर अब वो सवाल उठ रहे हैं। और इनफैक्ट जो दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स हैं इन कंजंक्शन या कहें कच्चे तेल के मार्केट्स के साथ मूव करते हुए आपको नजर आएंगे। इसलिए अक्रॉस द ग्लोब इक्विटी मार्केट्स में एक तगड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। अमेरिका में कल 1.5 से 2% के आसपास की कमजोरी थी। यूरोपियन मार्केट्स 2 से 3.5% तक कमजोर होते हुए नजर आए। तो अक्रॉस द ग्लोब इक्विटी मार्केट्स में एक तगड़ा धक्का देखने को मिला है। इनफैक्ट यूरोजोन को लेकर अब तक वो कंसर्न्स बरकरार हैं। खासतौर पर अभी भी फियर्स है, अभी भी चिंताएं हैं कि शायद यूरोजोन से ग्रीस एग्जिट करता हुआ नजर आएगा। यही नहीं, जो यूरोजोन में आज कंपोजिट PMI आया है वो 51.4 पे गिरता हुआ, जो कि फ्लैश एस्टिमेट से कम है। तो एक बार फिर से वहां के हालात को लेकर एक गंभीर सवाल उठ रहा है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली अब दुनिया भर में आपको रिस्क ऑफ ट्रेड्स देखने को मिलेंगे ग्लोबली, यानी कि रिस्क एसेट से निवेशक अब दूर जा रहे हैं। केस इन पॉइंट है उसका कि US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स देखिए आप 2% के नीचे कामकाज कर रही हैं। मल्टी ईयर लोज पे हैं वो दिखा रहा है कि किस तरह से सेफ बाइंग प्रोमिनेंट होती हुई नजर आ रही है और लोग इक्विटी से इस समय दूर जा रहे हैं। लेकिन पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इंडियन मार्केट्स में आपने अगर देखा हो आज जो पिटाई हुई है तमाम हेवीवेट्स पे नजर डालिए आप अक्रॉस सेक्टर्स और उन सेक्टर्स के लीडर्स की आज पिटाई हुई है। रिलायंस हो, SBI हो, टाटा स्टील, लार्सन एंड टूब्रो, इन्फोसिस। तो अक्रॉस द बोर्ड एक सेलिंग प्रेशर आता हो जो दर्शा रहा है कि शायद इंडियन मार्केट्स में एक इंडेक्स बेस्ड सेलिंग होती हुई नजर आ रही है या फिर कोई ETF ने तगड़ा
अमाउंट का बड़ा चंक इंडियन मार्केट्स में डंप किया है। बात करेंगे हेमंत से। हेमंत, इस गिरावट में किन शेयरों की सबसे ज्यादा पिटाई हुई और क्या ऐसे भी कुछ शेयर रहे जो खुद को संभाल पाए? पैनिक सेलिंग हुई है आज भारतीय बाजारों में। 3% की गिरावट आप देखिए सेंसेक्स और निफ्टी में जो देखने को मिली है, करीब 850 पॉइंट जो सेंसेक्स आज निकला है, और कल के देश के हाई से देखिए 225 पॉइंट की गिरावट, यानी 2 ट्रेडिंग सेशन में, सोमवार और मंगलवार को 2 ही ट्रेडिंग सेशन में करीब 1100 पॉइंट का फॉल चिंता की बात है। और आज देखिए वो साफ तौर पर स्क्रीन पर दिखा। कोई भी सेक्टर इंडेक्स ऐसा नहीं था जो हरे निशान में बंद होने में सक्षम रहा हो। सारे के सारे सेक्टर इंडाइसेस लाल निशान में क्लोज हुए हैं। एक स्टॉक ऐसा था HUL, इसको अगर आप छोड़ दीजिए जो सेंसेक्स और निफ्टी में आज हरे निशान में बंद हुआ है, बाकी सारे के सारे शेयर 49 स्टॉक्स निफ्टी में आप देखिए लाल निशान के साथ बंद हुए हैं। और ये बताता है कि कुछ बड़ी ETF सेलिंग हुई है, कुछ बड़े फंड्स ने यहाँ पर भारतीय बाजारों में बास्केट सेलिंग आज करी है, और FII के फिगर्स भी इसी तरह की ओर इशारा करेंगे। आप अगर देखें तो HUL को हटाएं, ICICI बैंक यानी बैंकिंग दिग्गज, HDFC एक और बड़ा दिग्गज, इन सबने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है निफ्टी को आज नीचे खींचने में। HDFC का करीब 25 पॉइंट, ICICI बैंक का करीब 26 पॉइंट, RIL करीब 19 पॉइंट, ITC, TCS, ये तमाम हैवी वेट्स हैं अलग अलग सेक्टर्स के, देखिए जो आज निफ्टी को नीचे खींच रहे थे, या फिर यहां पर भारी बिकवाली देखने को मिली है। कच्चा तेल जिस तरह से लुढ़का $50 के नीचे आया है, साफ तौर पर ONGC को मार पड़ी। 5.5% ये शेयर दिग्गज हैवी वेट आज के दिन पिटाए। केन इंडिया में फिर से देखिए 3.5% की गिरावट देखने को मिली। कल ऑटो शेयरों ने थोड़ा संभालने की कोशिश की थी, दिसंबर के बिक्री के नंबर्स जिस तरह से अच्छे आए थे, लेकिन आज देखिए यहां पर भी होप्स गिव अप हो चुकी हैं। टाटा मोटर्स, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, ये सब देखिए आज प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हुए हैं। और जब भी ऐसी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है तब हम देखते हैं मेटल शेयर सबसे आगे पिटने में आते हैं, और ऐसा ही आज भी हुआ है। जिंदल स्टील एंड पावर 6% नीचे, सेसा स्टरलाइट 5% नीचे, टाटा स्टील देखिए यहां पर भी 5% की गिरावट देखने को मिली। रियल्टी शेयरों ने भी आज काफी कमजोर प्रदर्शन दिखाया है, और हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं ये। कल हमने देखा था यूनिटेक दिन के हाईस पर जाकर क्लोज हुआ था, और आज देखिए यूनिटेक 5.5% नीचे, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 7.5% की गिरावट देखने में सक्षम रहा है। और अगर आप ऐसे कुछ स्टॉक्स की बात करें जो हरे निशान में बंद हुए या फिर जिन्होंने आज ट्रेंड को बक किया है, तो GSPL एक स्टॉक है। कुछ बड़े FIIs ने यहाँ पर पॉजिटिव कॉल्स दिए हैं, आज भी कमजोर बाजार में 3.5% ऊपर जाकर बंद हुआ। और कुछ कमजोर स्टॉक्स जहां खबरें रूमर्स दरअसल काम करती हैं, HMT जैसे शेयर देखिए 7% ऊपर जाकर बंद हुए। लेकिन साफ तौर पर सेलिंग प्रेशर, पैनिक सेलिंग और जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे वो आज टूटते हुए नजर आए हैं। लोग कह रहे थे 8,200, 8,180 नहीं टूटेगा, लेकिन इसके टूटने के बाद आज कुछ मार्जिन कॉल्स भी ट्रिगर हुए हैं, और इसका असर कल भी शायद देखने को मिल सकता है। दिन के निचले स्तर पर भारतीय बाजार ने क्लोज दिया आज। बिल्कुल, यहाँ पर निश्चल जी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है ये जो एक सिलसिला है कि एशिया को देखकर यूरोप और यूरोप को देखकर अमेरिका के बाजार गिर रहे हैं, ये कहां तक जाएगा? ये तो कहना मुश्किल होगा कि कहां तक जाएंगे, लेकिन ये क्या नाम है कि जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन है वर्ल्ड का, और करेंसी से कमोडिटी और कमोडिटी से इक्विटी मार्केट जिस तरीके से रिलेटेड हैं एंड डेट अलोंग विद इट, तो ये एक स्पाइरल जो है वो तो है चालू। लेकिन हाँ, इसमें विजिबिलिटी कहाँ होगी, या तो ग्रीस का जो कल रात से चल रहा है कि ग्रीस यूरो में रहेगा या नहीं रहेगा, उसका कोई क्लैरिटी आता है तो वहां पे कुछ हो सकता है, या कि कहीं ऑयल का कहीं बॉटम, जो मुझे लगता है कि अभी सूनर और लेटर बन जाना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जो शेल ऑयल का भी लास्ट जो शेल ऑयल का भी कॉस्टिंग लोग बोलते हैं वो एनीवेयर बिटवीन $60 के करीब है एवरेज, तो वहां पर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो कम होना चाहिए। तो ये एक अभी रिस्क ऑफ ट्रेड है वर्ल्ड में, और जब तक ये घबराहट बनी रहेगी तो आई थिंक बाजार डाउनवर्ड स्पाइरल में रहेंगे। कोहली साहब, हम जो ट्रेंड देख रहे हैं कि दुनिया की दूसरी करेंसीज कमजोर हो रही है और डॉलर मजबूत होता नजर आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि दूसरे देशों के और दूसरे एसेट्स को बेचकर सारा पैसा अमेरिका की ओर, खास तौर पर बॉन्ड्स की ओर जा रहा है। तो इस तरह की जो बिकवाली होती है वो काफी लंबी चलती है। आपको क्या लगता है इस बार भी ऐसा ही होगा?
मैं आपसे सहमत हूं कि इस तरीके का हमें ट्रेंड देखने को मिला है और आगे भी जारी रहने की संभावना है। हमारा मानना है कि इसका असर नेगेटिव रुपी के ऊपर हमेशा पड़ेगा ही, तो रुपी डेप्रिशिएट होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग जब ये गवर्नमेंट आई थी तो ये मान के चले थे कि शायद रुपी में बहुत अप्रिसिएशन हो जाएगा, बट हम लोग तब से ये मेंटेन कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन ही होगा और ये और बढ़ सकता है। अभी बहुत सारे लोग इस बात से खुशी मना रहे हैं कि पिछले कई दिनों के फॉल में इंडिया ने आउट परफॉर्म किया है। आउट परफॉर्म, अंडर परफॉर्म सब रिलेटिव टर्म्स हैं, बट एक्चुअली तो वीकनेस है, तो हमें ये मान के चलना चाहिए। हमारा मानना है कि ऐसा अनुमान है कि मेरे ख्याल से रुपी और नीचे काफ़ी जा सकता है। यहाँ से अभी 63 के आसपास है। नंबर देना मुश्किल है क्योंकि हम वो ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं प्रेडिक्ट करते, बट ट्रेंड जो है वो काफ़ी डिप्रिसिएशन का ही है। तो अब उसका एक व्यू ये पॉजिटिव हो सकता है एज ए स्टॉक मार्केट वे कि आपको जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं वहाँ पर आपको इसका असर बेनिफिट मिलेगा। तो आपको आईटी, फार्मा और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं उनमें इसको पॉजिटिव देखना चाहिए। हम लोग आईटी पे अभी भी पॉजिटिव व्यू बनाए हुए हैं और फार्मा में सेलेक्टिवली अगेन डिपेंडिंग अपॉन ईच कंपनी उसमें व्यू हमारा पॉजिटिव है। बिल्कुल। निश्चल जी, यहाँ पर जब बाजार तेजी में थे तब देश में एक ऐसा आदमी था जिसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है और वो है रघुराम राजन। वो लगातार दुनिया के बाजारों में अनिश्चितता आने की बातें कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि अब रेट कट नहीं होगा जब तक अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता नहीं घटती और रुपया स्थिर नहीं होता? अगर आप इंडियन करेंसी की बात करेंगे तो काफी स्टेबल है वैसा भी दी वर्ल्ड अदर करेंसीज। आज भी देखिए आई थिंक हार्डली फॉल हुआ है रुपी में। हाँ, ये जरूर है कि अगर रुपी यहाँ से 65 प्लस हो जाता है तो मुझे लगता है कि डॉक्टर राजन डेफिनेटली ये देखना चाहेंगे कि रुपी कहाँ तक नीचे जा सकता है बिफोर वो इंटरेस्ट रेट कट करें। तो उस ऐसे माहौल में बेसिकली मुझे लगता है कि ये सिचुएशन बन सकती है कि रेट कट नहीं आए। दलजीत जी, क्रूड की गिरावट एक समस्या थी ही, ग्रीस की दिक्कत और जुड़ गई, तो ऐसे में ओएनजीसी, केन इंडिया तमाम स्टॉक जो हैं सबसे ज्यादा दबाव में हैं जब से कच्चे तेल में कमजोरी आई है। तो इस वक्त ऑयल और गैस सेक्टर पर किस तरह की नजरिया रखना चाहिए और कितनी कमजोरी हो तो खरीदारी की जाए या फिर अभी इनसे बचकर ही रहें तो ठीक रहेगा? देखिए, हमारी राय तो ये होगी कि इनको आपको एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आपको जरूर खरीद के रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। अगर आपने पहले नहीं खरीदा हुआ है क्योंकि आपको प्राइसिंग ज्यादा था या मिस हो गई थी रैली, तो आज आपको मौका मिल रहा है। आपका व्यू जो होगा ये डिपेंड करेगा अगेन किस लिए खरीद रहे हैं। अगर कोई बोलेगा कि मुझे ओएनजीसी खरीदना है इस F&O की एक्सपायरी के लिए, तो आई थिंक वो 100% गलत ही होने वाला है। उसके लिए हमारा कोई व्यू नहीं है। उसके लिए आप चार्ट देखिए और उसकी बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है, पोर्टफोलियो बनाना है 2 साल के व्यू से, 3 साल के व्यू से, तो आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछने हैं कि ये कंपनी आज से 2 साल बाद बचेगी कि नहीं बचेगी, और 2 साल बाद जो आज क्रूड का प्राइस है वो इससे बेटर होगा कि नहीं होगा। बस मुझे लगता है कि अगर ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप अफर्मेटिव दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं, तो आपको स्टॉक खरीदना है। अगर आपको फिर इसमें डाउट है तो फिर कुछ नहीं खरीदना है, फिर आपको नहीं खरीदना है। तो हमारा व्यू ये है कि आपको ओएनजीसी, केन वगैरह इस समय बहुत गट्स चाहिए खरीदने के लिए, लेकिन खरीदना चाहिए। भले ये आप कर सकते, अब मैं बॉटम नहीं पिक कर सकता इसलिए मुझे पता नहीं इसके नीचे और कितना जाएगा, बट इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि आज आप अगर आपको 100 रुपये डालने हैं तो आप 10 रुपये डाल करके शुरू लीजिए, धीरे धीरे करके ऐड करते जाइए। आप एक एवरेज प्राइस में आ जाएगा। जब भी 2 साल के बाद आप देखेंगे तो यू विल स्टिल मेक लॉट ऑफ मनी। बिल्कुल, यानी छोटी शुरुआत आपको करनी चाहिए और कंपनी स्पेसिफिक आपकी अप्रोच होनी चाहिए। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाजार की गिरावट की बड़ी वजहों में से एक है कच्चे तेल का गिरना, जिसमें गिरावट हम देख रहे हैं थम ही नहीं रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5.5 साल के निचले स्तर पर फिसल गया है। नाइमेक्स फिलहाल अगर आप देखें तो यहां पर $48 के आसपास कारोबार हो रहा है, जबकि घरेलू बाजार में हम देख सकते हैं 3% से ज्यादा की कमजोरी फिलहाल दिखाई दे रही है। ब्रेंट भी आप देख सकते हैं, फिलहाल हम देख सकते हैं $52 के पास पहुंच गया, लेकिन इसके भी नीचे कीमतें गई हैं। जहां तक ब्रेंट की बात है, फिलहाल 1.5% की कमजोरी पर कारोबार हो रहा है और इसी का असर हम देख रहे हैं घरेलू बाजार पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे लगभग 3.25% की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारों का मानना है कि कच्चे तेल में गिरावट जारी रहेगी और जल्द ही ब्रेंट क्रूड $45 तक फिसल सकता है।
मुझे लगता है 2-3 महीने तो प्राइसेस जो है, हो सकता है ईस्टर तक प्राइसेस जो है वो बहुत अंडर प्रेशर रहेंगी। और ब्रेंट, मुझे लगता है कि ऑयल जो है वो $45 तरफ बढ़ रहा है, जो ब्रेंट क्रूड है वो $45 की ओर बढ़ रहा है। बाजार में जो सबसे ज्यादा जो रोल प्ले कर रहे हैं वो उसके पीछे जो एक तरह की शेडो बॉक्सिंग हो रही है वही इस समय ड्राइव कर रहे हैं। और मार्केट जो है, लगता है हमको मार्केट जरूर, लेकिन मार्केट की जो पीछे की फोर्सेस हैं वो मार्केट को अपना रोल प्ले नहीं करने दे रही हैं। अच्छा, और दूसरी सबसे जो बड़ी परेशानी हो रही है वो ये कि जहां से भी मैन्युफैक्चरिंग के खासतौर से और जीडीपी के जो इंडिकेशन आ रहे हैं, जो वो चाइना की तरफ से भी बहुत कमजोर आ रहे हैं। ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ने से क्रूड में गिरावट जरूर है, लेकिन इसका फायदा बुलियन को मिल रहा है। सोने चांदी में तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1210 के पार ट्रेड कर रहा है, वहीं घरेलू बाजार में भी बढ़त है। चांदी में सोने से ज्यादा तेजी है। कॉमेक्स पर चांदी $16 के ऊपर है, जबकि घरेलू बाजार में 0.25% तक की तेजी है। और आगे देखिए इंडस्ट्री की बजट से क्या है उम्मीदें। साथ ही ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कोल इंडिया के कर्मचारी क्यों कर रहे हैं हड़ताल। क्या इस बार का बजट ग्रोथ को रफ्तार देने वाला होगा? बजट से इंडस्ट्री क्या चाहती है, ये जानने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज इंडस्ट्री दिग्गजों के साथ बजट पूर्व बैठक की, जहां सीआईआई ने कारोबार को आसान बनाने की मांग सामने रखी। इसके अलावा इंडस्ट्री की और क्या उम्मीदें हैं, जानने की कोशिश की हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने। जो आज बात करी है फाइनेंस मिनिस्टर के लोगों से, 6 अलग अलग हेड्स पे बात करी है। वो है फिस्कल कंसोलिडेशन, सेविंग्स, कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और हर एक पे उनके साथ बातचीत होती रहती है। लेकिन एक दो चीजें मैं कह सकता हूं कि हमने पहले कभी बात नहीं करी। एक तो हमने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बहुत जरूरी है और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बहुत जरूरी है। अब बैंक्स ने बहुत सारे लोन्स दिए हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो आज एनपीएज हैं या हो जाएंगे। हमने उनसे रिकमेंड करा कि आप एक अलग कंपनी बना लीजिए, नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो एनपीएस हुए हैं उनको आप डाल दीजिए। मैट को आपने कहा 10% तक रखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मैट है। कॉर्पोरेट टैक्सेस तो शायद आप लोगों ने कही हो कि यहाँ पे कुछ कम करिए। तो ऐसी मांगों को लेकर SEZ में कहा गया कि टैक्स कंसेशन दीजिए, गार को आप टाल दिए। ऐसी मांगों को मानने से सरकार के ऊपर जाहिर तौर पर रेवेन्यू का बोझ आएगा। और ऐसे दौर में जब सरकार चालू कारोबारी साल में 99% ऑफ फिस्कल डेफिसिट पूरा कर चुकी है, अगले साल भी प्रेशर रहने की संभावना है, तो आपको क्या लगता है कितना फिजिबल इन मांगों को मान पाना? देखिए, ये बैलेंस की बात है। अब वो फिस्कल डेफिसिट, यस फिस्कल डेफिसिट बहुत है, लेकिन हमने वहां पे सजेस्ट करा है आप डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, आप बैंक्स में अपने परसेंटेज कम करिए। हमने मैट के बारे में जरूर कहा कि जब 2007 में मैट शुरू हुआ था तो वो 7.5% था, अब वो 18.5% हो गया। तो उसको आप जरा थोड़ा कम करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए। इसके अलावा अगर मैं ये पूछूं कि बजट में ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए ताकि सरकार को रेवेन्यू जनरेशन में आसानी हो, उस फ्रंट पे आपके क्या सुझाव होंगे? देखिए, मेरे ख्याल से तो जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, सब चीजें जो है वो वन ऑफ होंगी, वन शॉट होंगी। इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइव करना जरूरी है। अच्छा है कि पिछले पहले 6 महीने इस साल के 5.5% जीडीपी हुई है। पिछले 2 साल कम थी। मुझे विश्वास है कि अगले साल 6.25 साढ़े 6 के बीच होगा जीडीपी। जब तक कि ये बढ़ेगा नहीं, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो ये फोकस करना बहुत जरूरी है। बजट को लेकर सबकी निगाहें टिकी रहती है कि शायद सरकार टैक्स रिफॉर्म पे एक बड़ा कदम उठाए, और इस तरफ कदम उठाना शुरू भी कर दिया, वो है जीएसटी को लेकर। तो यहाँ पे किस तरह के रोड मैप की उम्मीद आप करते हैं जीएसटी को लेकर बजट में? हमने आज ये प्री बजट मीटिंग में FM से बात करी थी, और CII की ओर से मैंने कहा कि आप जो जीएसटी पे पुश कर रहे हैं वो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, और जो कुछ हम कर सकते हैं आप हमें बताइए, क्योंकि हम भी चाहते हैं जीएसटी आए। हम लोग के ख्याल से तो जीएसटी से जीडीपी ग्रोथ 1.5-2% बढ़ेगी और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस 5-6% कम होगी। SHM के प्रेसिडेंट राणा कपूर की मांग है कि इंडस्ट्री को टैक्स से राहत मिले। उनके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए मैट की दर कम करना जरूरी है। सबसे पहले बजट को लेकर काफी सारी उम्मीदें हैं, लेकिन इस बार पहली बार नई सरकार पूरी कंप्लीट बजट पेश करने जा रही है। आपने 3 ऐसी कौन सी बड़ी डिमांड रखी जो सरकार को करना ही चाहिए बजट?
सबसे पहले तो हमने एक रिक्वेस्ट किया है कि जो ये डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है इसका एक मीडियम लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होना चाहिए और इसके साथ साथ जो भी कंपनीज हैं जिसको डिसइन्वेस्ट करना है, कैपिटल रेज करना है या आईपीओ करना है, उसकी एक कम से कम आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। उन कंपनियों को तैयार करके मीडियम लॉन्ग टर्म में उनको डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखना चाहिए जो 1% और जीडीपी के आसपास होना चाहिए। ठोस रोड मैप बनाना चाहिए डिसइन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, एक मतलब प्रोग्राम सा होना चाहिए जिससे विजिबिलिटी हो और इसका एक टारगेट होना चाहिए, कम से कम जीडीपी का एक 1% का टारगेट होना चाहिए जो 1 लाख से 1,20,000 करोड़ तक की डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स की मोबिलाइजेशन हो सकती है। इसके अलावा आप चूंकि बैंकिंग सेक्टर से हैं, बैंकिंग को लेकर क्या सुझाव दिया आपने? किस तरह सुझाव दिया कि काफी ज्यादा प्रेशर झेल रहा है बैंकिंग सेक्टर, खास सरकारी बैंक? तो बैंकिंग सेक्टर में जो मेन चैलेंज है उसके सुझाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जहां पे स्ट्रेस है सिस्टम में, जो ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में है, इसमें काफी एक फोकस करके टैक्स ब्रेक्स देनी चाहिए, इसमें एक कंसेशन देने चाहिए और इनमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स करके जो पीएसयू कॉर्पोरेशंस हैं उनके पास 2 लाख करोड़ के सरप्लस पड़े हैं, तो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट जाएगी तो बाकी जो कंपनियां हैं उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन इंप्रूव होगी तो उनका भी फायदा होगा। सो धीरे धीरे उन कंपनियों में इंप्रूवमेंट आ सकती है। इन्वेस्टमेंट को लेकर एक महत्वपूर्ण बात है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार? इसके लिए बहुत जरूरी है कि पूरे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में डी लेवरेजिंग होनी चाहिए और डी रिस्किंग होनी चाहिए इकोनॉमी में। तो इसके लिए जो माहौल बनेगा उसके लिए एक मतलब जो स्पेसिफिक सेक्टर जैसे मैंने बोले हैं उसमें एक एम्फेसिस इस बजट में आना चाहिए, जैसे कि टैक्स मैट कम करने के पक्ष में। हाँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल मैट को एग्जाम करना चाहिए सो दैट यू कैन गेट अ बूस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। दूसरी ओर इंडस्ट्री संगठन फिक्की की प्रेसिडेंट ज्योत्सना सूरी ने कहा है कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के सिर्फ टैक्स छूट से बात नहीं बनेगी बल्कि देश की टैक्स नीतियों में सुधार भी लाना होगा। और साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने भी बजट के लिए वित्त मंत्री को कोई सुझाव दिए। एक तो बजट को इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि एक बजट से सारी की सारी इकोनॉमी बदल जाएगी, ये गलत तरीका है। बजट में जो हम बहुत लंबी विश लिस्ट होती है, हम इंडस्ट्रियलिस्ट की हर साल एक बड़ी लंबी विश लिस्ट जाती है, लेकिन मैंने जो 2 बातें हमने फिक्की ने उठाई हैं वो एक तो टैक्स रिजीम जो एक इरैशनल टैक्स रिजीम है और दूसरा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इंटरेस्ट रेट। ये 2 मुद्दे थे। इंडस्ट्री संगठनों के अलावा कई दिग्गज कॉर्पोरेट्स ने भी वित्त मंत्री के सामने अपनी मांगे रखी। ये बात हुई कि इंडिया इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाएं, इसका इन्वायरमेंट अच्छा कैसे करें, क्या क्या प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्री की, ये सब पेश किए गए थे फाइनेंस मिनिस्टर को। और हमें उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने सुना है और फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे इसके बारे में। और रेमंड टेक्सटाइल का फोरफ्रंट में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत भारी एम्प्लॉयर है, 55 मिलियन लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और इस इंडस्ट्री को आगे कैसे बढ़ाएं उसकी हमने सजेशंस दिए। रुक करते हैं दूसरी खबरों की ओर। कोल इंडिया में जारी हड़ताल पर यूनियंस के साथ बातचीत लगातार जारी है। यूनियनों ने अपनी चिंताएं सरकार के सामने रख दी है और सरकार भी उन्हें सुलझाने की संभावनाएं तलाश रही है। उम्मीद की जा रही है कि कल इस मसले पर कोई फैसला हो सकता है। दरअसल कोल इंडिया के कर्मचारी निजी कंपनियों के लिए सेक्टर को खोलने के विरोध में आज से 5 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से कोल इंडिया की 60% यूनिट्स में प्रोडक्शन पूरी तरह से ठप हो गया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि सिर्फ आज सुबह की शिफ्ट में ही हड़ताल की वजह से 35 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कोल इंडिया में 3 लाख कर्मचारी हैं और घरेलू कोयला उत्पादन का 80% कोयला इंडिया से आता है। कोयला यूनियन के नेता बुधवार को कोयला मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। कोल इंडिया ने पहले ही हड़ताल की आशंका को देखते हुए पावर प्लांट्स को सप्लाई बढ़ा दी थी और बिजली कर्मचारियों की यूनियन भी कोल इंडिया की हड़ताल को समर्थन दे रही है। और वर्ल्ड कप टीम में कौन कौन हुआ है शामिल, किसकी हुई है छुट्टी? मुंबई के बिल्डर्स को कैसे राहत मिलने जा रही है, ये बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।
वर्ल्ड कप 2015 के लिए टीम इंडिया की 15 सदस्यों की टीम का ऐलान हो गया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन कमेटी ने 30 संभावित खिलाड़ियों में से 15 नामों का ऐलान कर दिया है। जैसा कि माना जा रहा था, पिछले वर्ल्ड कप के हीरो युवराज सिंह को इस बार टीम में जगह नहीं मिली है। इस बार टीम में कप्तान धोनी के अलावा शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, अजिंक्य रहाणे, आर अश्विन, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, स्टुअर्ट बिनी, ईशांत शर्मा और उमेश यादव को जगह मिली है। मोहित शर्मा और धवल कुलकर्णी को अतिरिक्त खिलाड़ियों के तौर पर शामिल किया गया है। वर्ल्ड कप टीम के बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विमल। विमल, टीम के कॉम्बिनेशन को देखकर क्या लगता है कि इस टीम में वर्ल्ड कप जीतने का मादा है या फिर ये एक औसत टीम है? देखिए, एक तरह से बेहद संतुलित टीम चुनी है चयनकर्ताओं में। चौंकाने वाले नाम नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को हैरानी हो कि स्टुअर्ट बिनी ऑलराउंडर के तौर पर आए हैं, क्योंकि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ऑलराउंडर के तौर पर बिनी पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया है। लेकिन पांचवें गेंदबाज का स्लॉट था, वहां पर चूंकि आपने ईशांत शर्मा को चुना है, उमेश यादव का आपने चुना है, मोहम्मद शमी को चुना और भुवनेश्वर कुमार को चुना है, तो इसके बाद किसी और गेंदबाज की जगह नहीं बन सकती थी। हालांकि अगर ईशांत अनफिट रहे तो हो सकता है मोहित शर्मा या फिर धवल कुलकर्णी आखिरी लम्हों में आ जाए ट्राई सीरीज के बाद, वो एक अलग बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर बेहद संतुलित टीम चुनी है और इस पर बहुत ज्यादा विवाद नहीं हो सकते, क्योंकि राहुल द्रविड़ जो टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने भी 24 घंटे पहले अपनी जो टीम चुनी थी, उनकी भी टीम एकदम यही टीम थी। तो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस टीम के साथ की बल्लेबाजी बहुत अच्छी टीम है, युवा टीम की गेंदबाजी कमजोर है, लेकिन फील्डिंग इस फील्डिंग यूनिट के तौर पर इस टीम का जवाब नहीं है। 2011 में जो चैंपियन टीम बनी थी धोनी की टीम, उससे बेहतरीन फील्डिंग यूनिट है। ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, पिछले 4 महीने से खेल रहे हैं, युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा अनुभव है। तो कुल मिलाकर चयनकर्ताओं ने एक बेहतरीन टीम चुनी है और उम्मीद की जा सकती है कि जो काम क्लाइव लॉयड ने किया था 1975 और 1989 में 2 लगातार वर्ल्ड कप जीत के, रिकी पॉन्टिंग ने 2003 और 2007 में किया, वही काम धोनी 2011 के बाद 2015 में जीत के करेंगे, लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जिताने का। बिल्कुल, लेकिन विमल, यहाँ पे युवराज को शामिल नहीं करने का फैसला क्या चौंकाने भरा नहीं है? देखिए, कई लोग युवराज को लेकर सवाल उठाएंगे। युवराज चैंपियन खिलाड़ी रहे हैं, 2011 वर्ल्ड कप की जीत की सबसे बड़ी पहचान है, मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं, निर्णायक लम्हों में उन्होंने यादगार पारियां खेली हैं। लेकिन देखिए, तब से अगर देखा जाए तो काफी पानी बह चुका है दरिया में। और 2011 की बात करें, 4 साल पहले हुआ था और युवराज सिंह का फॉर्म अगर देखा जाए 30 संभावित खिलाड़ी में नहीं थे। पिछले 1.5-2 साल से टीम इंडिया की वनडे टीम के सदस्य नहीं रहे हैं और जो रूल्स चेंज हुए हैं बहुत लोग भूल गए हैं। अब जो पार्ट टाइम गेंदबाज है उनकी भूमिका उतनी अहम नहीं है और खुद युवराज ने इस बात को माना है कि उनकी गेंदबाजी उतनी इफेक्टिव अब नहीं है वनडे फॉर्मेट में। प्लस फील्डिंग एक बहुत बड़ा इशू है। तो कुल मिलाकर मुझे नहीं लगता है कि अगर आप क्रिकेटिंग लॉजिक से जाएं तो युवराज की जगह बनती थी। जाहिर सी बात है, भारत में लोग भावनात्मक होते हैं, भावुक होते हैं और इससे युवराज की कमी हर लोगों को खलेगी। लेकिन अगर कागज पर देखा जाए तो बेहद संतुलित टीम है। जी, बहुत शुक्रिया विमल इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुंबई में बिल्डरों के लिए अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार मुंबई के लिए फ्लोर स्पेस इंडेक्स यानी एफएसआई बढ़ा सकती है, यानी बिल्डर जमीन के टुकड़े पर ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार मुंबई के लिए एफएसआई 1.33 से बढ़ाकर 2.5 कर सकती है और इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी भी मिल सकती है। अभी फिलहाल मुंबई में एफएसआई 1.33 है, जिसके तहत बिल्डर 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पर 1330 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया के घर बना सकते हैं। और होंडा के बाद अब मारुति और हुंडई ने गाड़ियों के दाम बढ़ाए। आगे देखिए पूरी खबर। और सौर ऊर्जा पर रेलवे का क्यों है इतना जोर, ये भी देखिए इस ब्रेक के बाद। एक्साइज छूट खत्म होने के बाद ऑटो कंपनियां एक के बाद एक कारों के दाम बढ़ाती जा रही हैं। आज हुंडई और मारुति ने कारों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया। हुंडई ने कारों के दाम 15,000 से लेकर 1,27,000 तक बढ़ाए हैं। वहीं मारुति ने कारों की कीमतें 31,600 रुपए तक बढ़ाई हैं। कंपनियों का कहना है कि ड्यूटी छूट खत्म होने और इनपुट कॉस्ट बढ़ने से कारों के दाम बढ़ाने पड़े हैं। इससे पहले जनरल मोटर्स और होंडा भी कारों के दाम बढ़ा चुकी हैं।
अगले 5 सालों में रेल मंत्रालय 1000 मेगावाट सोलर पावर का उत्पादन करेगा। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अगले 15 से 20 दिनों में मंत्रालय सोलर पावर पॉलिसी लागू करने जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत फेज वाइज सोलर प्लांट लगाने के लिए टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो क्या होगा खास इस पॉलिसी में और घरेलू सोलर पावर प्लांट बनाने वाली कंपनियों को कैसे फायदा होगा, बता रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। अगले 5 सालों में देश के 200 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को सोलर एनर्जी से जगमगाने के लिए रेल मंत्रालय सोलर एक्शन प्लान तैयार कर रहा है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रेल मंत्रालय खुद की सोलर पॉलिसी लाने जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत 1000 मेगावाट सोलर एनर्जी का टारगेट हासिल करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से टेंडरिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहले चरण में 50 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन करने के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे और घरेलू कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक एमएनआरई यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय की ओर से पहले चरण के लिए 50 मेगावाट सोलर पावर उत्पादन के लिए सब्सिडी को मंजूरी भी दी जा चुकी है। एमएनआरई प्रोजेक्ट की कुल लागत पर 15% की सब्सिडी देगा, यानी 1 करोड़ 20 लाख रुपए प्रति यूनिट उत्पादन के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शुरुआत में सोलर पॉलिसी के तहत रेलवे का फोकस आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर होगा, जहां पर बिजली की कीमत 7 रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा है। रेल मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक थर्मल पावर के मुकाबले सोलर पावर रेलवे को 50 पैसे से लेकर 1.5 रुपए तक सस्ती पड़ेगी। इस लिहाज से रेलवे हर 4 मेगावाट पर करीब 2 करोड़ रुपए की बचत कर सकेगा। पहले फेज में रेल मंत्रालय रूफटॉप ग्रिड कनेक्टेड मॉडल के तहत टेंडरिंग की शुरुआत करेगा, यानी कि अपनी जरूरत पूरी होने के बाद रेलवे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को बेच भी सकता है। फिलहाल रेलवे के करीब 50 स्टेशन ऐसे हैं जो पूरी तरह से सोलर पावर पर चल रहे हैं, लेकिन इस पॉलिसी के जरिए रेलवे का मकसद दूसरे स्टेशनों को भी सोलर पावर से लैस करना है। पहला चरण सफलतापूर्वक लागू होने के बाद दूसरे चरण के तहत 100 मेगावाट सोलर पावर उत्पादन के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। दीपाली नंदा, दिल्ली। देश में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के साथ मिलकर खास योजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल देश में युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए किया जाएगा। ग्रामीणों के हुनर को पहचान दिलाने के लिए रेल मंत्रालय IRCT की मदद लेगा। We want to work on the skill development program. We want to use some of the not so well used platforms of the government of the Indian Railways. We have 8,000 stations. So some of the stations, probably one train comes in a day. So Prime Minister's vision is, could we use these platforms for imparting skill training to some of the rural youth? देश में सोशल सिक्योरिटी का दायरा तेजी से छोटा होता जा रहा है। क्रिसल रिसर्च का कहना है कि पेंशन इंडस्ट्री में काफी तेजी से गिरावट हो रही है। क्रिसल के मुताबिक अगर सीनियर सिटीजन की बढ़ती आबादी को बिना सोशल सिक्योरिटी नेट के छोड़ दिया गया तो 2030 तक सरकार पर GDP के 4% बराबर वित्तीय बोझ पड़ेगा। फिलहाल देश में 19% सरकारी कर्मचारियों को पेंशन कवर है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में 8% कर्मचारियों को पेंशन की सुरक्षा प्राप्त है। चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली में सब्जियों के दाम एक बार फिर आसमान छू रहे हैं। टमाटर और प्याज के दाम 50 रुपए प्रति किलो पहुंच चुके हैं। पिछले 2 हफ्तों के मुकाबले सब्जियों के दाम 20% तक बढ़ चुके हैं। भिंडी के दाम तो 100 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। सीजन की सब्जी माना जाने वाला मटर 15 दिन में 20 से 25 रुपए महंगा हो गया है। 1 किलो मटर खरीदने के लिए आपको 60 से 70 रुपए यहां पर खर्च करने पड़ेंगे। सब्जियों के दाम में तेजी खराब फसल और पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की वजह से बताई जा रही है। ब्लैक मनी पर लगाम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की क्या है मांग? और गांधीनगर प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए पूरी तरह तैयार, बताएंगे ब्रेक के बाद पूरी खबर। काले धन पर बनी SIT ने काले धन पर रोक लगाने के लिए FEMA और PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस MB शाह ने कुछ ऐसे बदलाव के सुझाव दिए हैं जिनसे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकार बढ़ेंगे और काले धन से जुड़े मामलों की जांच में तेजी आएगी।
गांधीनगर कल से शुरू हो रहे प्रवासी भारतीय दिवस के लिए पूरी तरह से तैयार है। महात्मा गांधी के भारत आने के 100वीं वर्षगांठ के मौके पर इस बार ये आयोजन गांधीनगर में किया जा रहा है। 3 दिनों के प्रवासी भारतीय सम्मेलन में क्या होगा खास, बता रहे हैं मनीष देसाई। इस साल पहली बार दिल्ली के बाहर आयोजित हो रहा है प्रवासी भारतीय दिवस। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 7 जनवरी को शुरू होगा प्रवासी भारतीय दिवस। भारत को जानो और भारत को मानो थीम पर आयोजित हो रहे 3 दिन के इस आयोजन में करीब 80 देशों के भारतीय मूल के लोग हिस्सा लेंगे। इस आयोजन में अलग अलग 9 थीम पर चर्चा होगी। साथ ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज युवा एनआरआईज को संबोधित भी करेंगी। Honorable President of Republic of Guyana. We are having guest of honor, His Excellency, Honorable Minister from Republic of South Africa. Themes जो अलग अलग लिए हैं वो नमामि गंगा, स्मार्ट सिटीज, स्किल डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे इश्यूज पे ऑनरेबल मिनिस्टर वेंकैया जी नायडू, सुश्री उमा भारती जी ये सेशंस को चेयर करेंगे। 8 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इस समारोह में विदेश में अलग अलग क्षेत्रों में नाम कमाने वाले भारतीयों को इसी दिन सम्मानित किया जाएगा। इनमें साउथ यॉर्क के सुनील चोपड़ा, यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड की उषा पराशर, न्यूजीलैंड की एमपी कमलजीत बख्शी और यूरोपीय बिजनेस काउंसिल के डॉक्टर राजेंद्र तिवारी शामिल हैं। भारत में निवेश के मौकों पर एक सेमिनार भी होगा। 9 जनवरी की शाम को भारत के उपराष्ट्रपति इस समारोह का समापन करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस में हिस्सा लेने वाले महानुभाव और वाइब्रेंट समिट में आने वाले सीईओ की कंफर्मेशन गुजरात सरकार के पास करीब करीब पहुंच चुकी है। गुजरात सरकार का दावा है कि रोजाना 5000 के हिसाब से लोग यहां पर हिस्सा लेंगे और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। साथ ही गुजरात सरकार ने यहां आने वाले सभी मेहमानों के रहने खाने के लिए भी पूरा इंतजाम कर लिया है। मनीष देसाई, अहमदाबाद। वाइब्रेंट गुजरात और प्रवासी भारतीय दिवस पर गांधीनगर में लगेगा देश का सबसे बड़ा ट्रेड एग्जीबिशन। अमेरिका समेत 8 सहयोगी देश लगाएंगे अपने स्टॉल। तो क्या खास है इस प्रदर्शनी में, बता रहे हैं एक बार फिर अहमदाबाद से मनीष देसाई। 7वें वाइब्रेंट इन्वेस्टर समिट के साथ ही गांधीनगर में विशाल ट्रेड फेयर भी लग रहा है। ये ट्रेड फेयर करीब 1 सप्ताह तक चलेगा। करीब 1,25,000 स्क्वायर मीटर एरिया में लगे इस ट्रेड फेयर में 17 डोम बनाए गए हैं। इनमें करीब 1300 स्टॉल्स लगे हैं और 25 सेक्टर की कंपनियां इस ट्रेड फेयर में हिस्सा ले रही हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत सभी 8 सहयोगी देश के भी स्टॉल इनमें शामिल हैं। More than 3,000 international delegates will be visiting this exhibition and 25 different sectors from education, defense, healthcare, Ayurveda, urban infrastructure, automobiles, agro are being covered. In the same exhibition, Pravasi Bharati exhibition is also going to take place. इस ट्रेड फेयर का उद्घाटन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल कल शाम को करेंगी। ट्रेड फेयर में आने वाले लोगों के लिए 8 फूड कोर्ट भी बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, यहां आने वालों को फ्री वाईफाई सेवा भी उपलब्ध होगी। ट्रेड फेयर में प्रवासी भारतीय दिवस का स्टॉल भी लगाया गया है। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष करीब 25,000 स्क्वायर मीटर ज्यादा एरिया में ये मेगा ट्रेड लगा हुआ है और करीब 200 ज्यादा कंपनियों ने इस बार हिस्सा लिया है। वैसे तो ये 7 तारीख से लेके 13 तारीख तक पब्लिक के लिए खुला रहेगा, लेकिन 11-12 के वाइब्रेंट समिट के दौरान ये एग्जीबिशन केवल इन्वाइटीज के लिए ही खुला रहेगा। मनीष देसाई, अहमदाबाद। और सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में क्या है नया ट्विस्ट, बताएंगे आगे। और सैमसंग ने गैलेक्सी सीरीज का किया और विस्तार, ये भी देखिए इस ब्रेक के बाद।
दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की हत्या के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के एफआईआर में किसी का नाम नहीं है। मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सुनंदा की मौत प्राकृतिक नहीं थी, उसकी हत्या की गई थी। सैमसंग ने आज अपना गैलेक्सी ए सीरीज और गैलेक्सी ई सीरीज के 4 नए स्मार्टफोन बाजार में लॉन्च कर दिए। मिड प्राइस रेंज में लॉन्च हुए ये दोनों ही फोन सब फीचर के मामले में काफी अच्छे माने जा रहे हैं। सैमसंग ने आज अपनी गैलेक्सी स्मार्टफोन फैमिली में 2 नई सीरीज जोड़ ली। पेश है सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज और सैमसंग गैलेक्सी ई सीरीज। इन दोनों ही सीरीज में सैमसंग ने टोटल 4 फोन्स बाजार में उतार दिए। लुक्स एंड डिजाइन के मामले में ये चारों ही फोन्स फुल मेटल डिजाइन में आएंगे, जिसके बारे में सालों से सैमसंग फैनबॉयज इंतजार कर रहे थे। सैमसंग के चारों ही फोन्स बेहद स्लिम डिजाइन वाले हैं, जिससे ये दिखने में काफी प्रीमियम लगते हैं। इन चारों ही फोन्स में सबसे सस्ता गैलेक्सी E5 है। 19,300 रुपए की कीमत वाला ये स्मार्टफोन 1.2 गीगाहर्ट्ज के क्वाड कोर प्रोसेसर और 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ आता है। E5 और E7 ये जो 2 स्पेसिफिक मॉडल्स हैं, ये दुनिया में पहली बार आज इनका अनाउंसमेंट इधर आपके साथ हम कर रहे हैं। वी आर लॉन्चिंग इट वर्ल्ड ओवर फर्स्ट टाइम यहाँ पे। A5 और A3 जो के हैं, ये फुल मेटल यूनिबॉडी डिजाइन एंड मात्र 6.7 मिलीमीटर स्लिमनेस, जो कि सैमसंग गैलेक्सी की तरफ से सबसे स्लिमेस्ट फोन आज तक का हमने आज लॉन्च किया है। इसके अलावा सैमसंग की गैलेक्सी ए सीरीज का A5 अब तक का सबसे स्लिमेस्ट गैलेक्सी स्मार्टफोन है, महज 6.7 mm पतला। गैलेक्सी A5 भी 1.2 गीगाहर्ट्ज के क्वाड कोर प्रोसेसर पर चलता है। ये 5 इंच का HD सुपर एमोलेड स्क्रीन वाला फोन 4G LTE नेटवर्क्स भी सपोर्ट करता है। गैलेक्सी A5 के दाम है 25,500 रुपए। बढ़ते कंपटीशन के चलते सैमसंग ने इन चारों ही स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग काफी कॉम्पिटिटिव रखी है। अब सैमसंग को ये उम्मीद करनी चाहिए कि उसकी ये स्ट्रैटेजी का असर कंज्यूमर्स पर हो। अभिषेक तेलंग, मुंबई। और अब आपको दिखाते हैं एक अद्भुत कार की झलक। लग्जरी कार बनाने वाली जानी मानी कंपनी मर्सिडीज ने एक ऐसी कार बनाई है जो खुद ब खुद चलती है। आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।